बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त एसके और आप सबका एसके नावल में खुशामदीद। आज मैं एक नया नावल शुरू करने जा रही हूं। ये नावल मुझे बहुत पसंद है, मैंने इसे 2-3 मरतबा पढ़ा है, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। ये रूड हीरो बेस्ड है, कज़िन मैरिज बेस्ड है और फोर्स मैरिज बेस्ड भी है। चलिए, और मुझे यकीन है आप लोगों को ये स्टोरी ज़रूर पसंद आएगी। मैं इसका पार्ट पार्ट में दूंगी, ठीक है। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वो हमसफ़र था मगर सीमा शाहिद। शीशे से बनी उस 12 मंजिला पुरशिकवा इमारत की लिफ्ट से निकलता ब्लैक ऑफिशियल सूट में मलबूस, टाई लगाए, आंखों पर सन ग्लासेस और हाथ में लैपटॉप उठाए वो बाहर निकला। उसे देखते ही सब लोग अटेंशन खड़े हो गए। उसकी पर्सनैलिटी, उसका रोब देखने के काबिल था। वो सर के इशारे से सबको जवाब देता, सीधा मेन इंटरेस्ट से बाहर निकला तो सामने ही उसका ड्राइवर दरवाज़ा खोले बड़े मुअद्दबाना अंदाज में उसका इंतज़ार कर रहा था। आज वह एक बहुत बड़ी डील करके अपने महलनुमा घर पहुंचा था। वो शावर लेकर ट्राउज़र शर्ट पहने, माथे पे गीले बाल बिखराए, वॉशरूम से निकलकर अपने कमरे में मौजूद सोफे पर बैठा ही था कि उसका फ़ोन बजने लगा। वो चंद लम्हे फ़ोन की स्क्रीन को देखता रहा जहां रुखसार आपी लिखा हुआ आ रहा था। हेलो, बिल आखिर उसने फ़ोन उठाया। कैसे हो शहरियार, महीने गुजर जाते हैं, मैं फ़ोन करूं तो करूं, तुम्हें हमारी याद नहीं आती? उन्होंने छूटते शिकवा किया। आप सब जानती तो हैं, कहें आज मेरी याद कैसे आ गई? ना चाहते हुए भी उसका लहजा रूड हुआ। कल तुम्हारा टाइम मैगजीन में इंटरव्यू पढ़ा, बहुत खुशी हुई। दुनिया के 10 बड़े आदमियों में शामिल हो गया मेरा भाई, वो भी इतनी कम उम्र में। मेरा तो खुशी से बुरा हाल था। कल से तुम्हें फ़ोन करना चाह रही थी मगर, वो फीके लहजे में बोली। मगर क्या आपी, मेरी ज़िंदगी में तो आप लोगों ने इस मगर के सिवा कुछ नहीं छोड़ा। अब जब मैं सब कुछ छोड़ आया हूँ तो भी आप लोग मुझे नहीं छोड़ते, वो बेरुखी से बोला। शाहू मेरे भाई, माजूरत चाहती हूँ अगर तुम्हारा दिल दुखा हो तो, मगर एक हफ्ते से बाबा की तबीयत ठीक नहीं है और कल इमरजेंसी में अस्पताल लेकर जाना पड़ा। वो कुछ कहते नहीं है मगर उनके दिल में तुमसे मिलने की तमन्ना है। क्या तुम सब भूलकर उनसे मिलने पाकिस्तान नहीं आ सकते? रुखसार ने रिक्वेस्ट की। पाकिस्तान? शायद आप भूल गई हैं मेरे पाकिस्तान आने की शर्त। अगर आप मेरे गले में पड़ा फंदा उतार कर फेंकने के लिए तैयार है तो मैं अभी के अभी पाकिस्तान आ जाता हूँ, वो तंजिया लहजे में बोला। शाहू, तुमने कभी सोचा है इस सब में सबसे बड़ा नुकसान उस मासूम का होगा? उसका क्या कसूर है कि तुम उसे हर एक का निशाना बनाने को अकेला छोड़ गए? तुम्हारी बेरुखी, घर से लाताल्लुकी, उन सब चीज़ों का ताना उसे दिया जाता है। रुखसार संजीदगी से बोली। उसका कसूर यह है कि वो ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में शामिल हुई, वो गुर्राया। ठीक है, तुम अपने रोने रोते रहो, अगर बाबा को कुछ हो गया तो फिर सारी ज़िंदगी पछताते रहना, रुखसार ने नम आवाज़ में कहकर फ़ोन रख दिया। वो बहुत देर से चुपचाप शाह बीबी की पायती पर बैठी उनके पैर दबा रही थी। शाह बीबी, आप इतना परेशान मत हो, मैंने शाहू को कॉल कर दी है। देखिए, इस तरह तो आप अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा लेंगी। 30 साल बावकाश से रुखसार अपनी दादी को तसल्ली दे रही थी। रुखसार इतने नाजों से उसे पाला पोसा, 100 तरह के नखरे उठाए, और वो एक लम्हे में हमारे फैसले से बगावत करता ये हवेली ही छोड़ गया। 5 साल हो गए, पलट कर नहीं देखा, लेकिन अब तो उसका बाप भी अस्पताल जा पहुंचा है। तू कह दे उसे कि अगर अब भी नहीं आया तो फिर हमारे लिए वो मर गया। सुर्ख सफ़ेद बावकात से शाह बीबी रोब से बोली। हाय अल्लाह शाह बीबी, आपने कैसे मुंह भर के मेरे शाहू को ऐसा कह दिया? उसका क्या कसूर है बताएं? एक तो आप सबने मेरे बच्चे के गले में उस मनहूस लड़की को डाल दिया जो अपने माँ बाप को तो खा चुकी है। अब तो भाई साहब भी उसके कारण अस्पताल जा पहुंचे हैं। फरजाना खामोशी से आंसू पीती सवेरा को देखते हुए नफरत से बोली। सवेरा बेटी, तुम जाकर ज़रा बावर्ची खाना देख लो, अपने ताया के लिए परहेजी खाना अपनी निगरानी में बनवा लो। जाहिदा ताई ने खामोशी से आंसू पीती सवेरा को मुखातिब किया। जी ताई अम्मी, वो ताबेदारी से सर हिलाती उठी। फरजाना, मैंने तुम्हें कई बार समझाया है कि सवेरा के सामने ऐसी बातें मत किया करो। मेरी बेटी होकर तुम इतनी कठोर कैसे हो? शाह बीबी ने तासुब से अपनी साहबजदी को देखा। शाह बीबी, माफ़ कीजिएगा, लेकिन फरजाना आपा ने ठीक ही तो कहा है। पूरे 5 साल से मैंने उस लड़की की वजह से अपने बेटे को नहीं देखा, एक रात सुकून से नहीं सोई। अब तो मेरा सब्र भी लबरेज होने को है। रहम करे मुझ पर, उसे बुला ले, आखिर वो भी तो आपका खून, आपका पोता है। क्या आपको वो याद नहीं आता क्या? जाहिदा ताई की आवाज़ भर्रा गई। कमरे के बाहर परहेजी खाने के बारे में पूछने के लिए आई सवेरा आंखों में नमी लिए बिना आहट किए पलट गई।
लंदन में इस वक्त सुबह के 5 बज रहे थे। ठंडक और खुनकी अपने उरूज पर थी। बड़ी रोशन कुशादा सड़क पे उस ठंड में मुंह अंधेरे वो ट्राउजर और हाफ स्लीव टी शर्ट पहने जॉगिंग कर रहा था। माथे पर बाल बिखरे हुए थे। इस वक्त उस माहौल में वो अपने आप से लड़ रहा था। शाम रुखसार आपी के फ़ोन के बाद से वो परेशान था। उसे भी बाबा, अम्मी, शाह बीबी सब याद आ रहे थे। काश आप सबने मेरी बात सुनी होती, मुझे उस सब पर मजबूर नहीं किया होता, वो बड़बड़ाया और फिर पूरी कुव्वत से रफ्तार से दौड़ने लगा। काफ़ी देर बाद सुबह का उजाला फैलने लगा था। वो ट्रैक से उतरकर पास खड़ी मर्सिडीज में बैठा और अपने घर की तरफ रवाना हुआ। ठीक 8 बजे उसे अपने ऑफिस पहुंचना था। 7:30 बजे निक्सिक से तैयार कोट पैंट में मलबूस टाई लगाए वो ऑफिस जाने के लिए तैयार था। बड़े से स्टाइलिश से किचन में आकर उसने जहाजी साइज फ्रिज खोला और ऑरेंज जूस निकालकर गिलास में उंडेला। जूस पीते ही वो ऑफिस के लिए रवाना हो गया। बाहर उसका ड्राइवर तैयार खड़ा था। बड़ी सी शीशे की तरह चमकती हुई पुरशिकवा इमारत के मेन एंट्रेंस पर काली शिया लश्कारे मारती हुई मर्सिडीज आकर रुकी। बावर्दी ड्राइवर ने उतरकर मौदबाना अंदाज में पिछला दरवाज़ा खोला। अपने मगरूर उखड़ अंदाज में आंखों पर सियाह सन ग्लासेस लगाए वो नीचे उतरा। सामने ही खड़ी उसकी सेक्रेटरी जेनी तेजी से उसकी जानिब आई। लपक कर उसके हाथ से ब्रीफकेस थामा। गुड मॉर्निंग बॉस, उसने विश किया। वो सर हिलाता बड़े बड़े कदम उठाता अंदर की तरफ बढ़ गया। रिसेप्शन से लेकर लिफ्ट और लिफ्ट से के अंदर मेन ऑफिस तक सारा स्टाफ चाक और चौबंद था। वो सबके सलाम पर सर हिलाता हुआ अपने कैबिन में चला गया। अभी वो आकर बैठा ही था कि जेनी नॉक करके अंदर दाखिल हुई। योर ब्लैक कॉफ़ी बॉस। वो कॉफ़ी का मग उसके सामने रखते हुए बोली, अकाउंट सेक्शन इंचार्ज को भेजो और आज के अपॉइंटमेंट की डिटेल लिस्ट लेकर आओ। ओके बॉस। वो सिर हिलाती टिक टिक करती बाहर निकल गई। सारे कामों से निपट कर उसने टाइम देखा तो घड़ी शाम के 4 बजा रही थी। उसने अपना फ़ोन उठाया ही था कि बेल रंग होने लगी। नंबर देखकर उसके मुंह पे हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई। कहाँ हो तुम? मुझे लंच पर बुलाकर खुद गायब हो गए। मैं कब से अकेली बैठी हूँ। शहरियार तुम मिलो तो सही ना। तुम्हें नानी याद दिला दी तो मेरा नाम भी उर्वा नहीं। वो गुस्से से बोली। उर्वा हनी, सॉरी बेबी, मैं काम में बहुत बिजी था, भूल गया कि आज लंच डेट थी। खैर ऐसा करो तुम घर आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। वो उठता हुआ बोला। मिस्टर शहरियार, यू आर अ वेरी प्राउड एंड सेल्फिश स्टोन हार्ट मैन। पता नहीं किस गधे ने मशवरा दिया था कि मैं तुम जैसे पत्थर से दिल लगा बैठी। वो तब कर बोली, मैं घर जा रहा हूँ, आना हो तो आ जाना। वो अक्खड़ लहजे में बोलकर फ़ोन बंद करके खड़ा हो गया। वो घर पहुंचा ही था कि सामने ही सीढ़ियों पर मुंह फुलाए उर्वा को देखकर उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। चलो अंदर चले। वो उसका हाथ थामकर उसे खड़ा करते हुए गोया हुआ। उर्वा भी कोई चूं चरा किए बगैर उसके साथ घर के अंदर आ चली आई। शहरियार लाउंज में आकर वो उसके करीब आई और बड़े प्यार से उसकी टाई की नोट ढीली की। क्या हुआ है, परेशान की हो? शहरियार ने एक नज़र बगौर नाजुक सी गुलाबी रंगत वाली उर्वा को देखा। नहीं, मैं परेशान तो नहीं हूँ। वैसे भी जिसकी ज़िंदगी में तुम हो वो परेशान क्यों होगा? वो उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। अब ज़्यादा बनाओ नहीं। 4 साल से तुम्हें जानती हूँ खड़ूस इंसान, इसलिए फटाफट शुरू हो जाओ। क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? वो उसके सीने पर हाथ रखकर उसे सोफे पर धक्का देते हुए बोली। मेरे पापा हॉस्पिटलाइज हैं, शायद मुझे पाकिस्तान जाना पड़े। वो संजीदगी से बोला। आर यू जोकिंग? दुनिया भर से लोग इलाज के लिए लंदन आते हैं। तुम अपने फादर को इधर बुलवा लो, इधर इलाज भी अच्छा होगा और तुम भी उस थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जाने से बच जाओगे। उर्वा ने मशवरा दिया। ओके, मैं चेंज करके आता हूँ। तुम तब तक रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी ऑर्डर कर दो। उसके गाल थपथपाते हुए कोट बाजू में उठाए अपने बेडरूम की सिमत चला गया। उसके दिमाग में एक ही बात गर्दिश कर रही थी कि क्यों ना बाबा को वो चार्टर प्लेन भेजकर लंदन में बुलवा ले। लेकिन क्या बाबा आ जाएंगे? रात का वक्त था। फूफा जी, शाह बीबी और जाहिदा ताई शहर अस्पताल गई हुई थी। मलगजी से कमीज सलवार में मलबूस सवेरा मेज़ पर गरम गरम रोटियां लाकर रख रही थी। उसकी पेशानी पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। लंबी घनी चोटी कमर पर झूल रही थी। रुखसार बड़े गौर से सवेरा को देख रही थी जब फरजाना फूफू की आवाज़ पर चौंक गई। ये कैसी रोटी बनाई है? और देखो सालन में नमक भी नहीं है। शाह बीबी ना हो तो इस घर में खाना भी ढंग का नहीं मिलता। लोटा की लोटा हो गई है, मगर ढंग से काम करना नहीं आया उस करमचली को। वो जहरीले लहजे में बोली।
सॉरी फुप्पू, सवेरा धीरे लहजे में बोली। चल अब यहाँ से अपनी मनहूस शक्ल घूम कर बड़ी आई सॉरी फुप्पू। अरे तेरी वजह से 5 साल से हम सब शाहू के लिए तड़प रहे हैं। मेरे भाई साहब अपने बेटे के गम में अस्पताल पहुँच गए हैं और ये बीबी कहती है सॉरी फुप्पू। फरजाना फुप्पू ने उसे लताड़ा। वो खामोशी से पलटकर अपने कमरे की जानिब चली गई। रुखसार ने बहुत दुख से उसे जाते हुए देखा। ये जॉइंट फैमिली सिस्टम था। उस बड़ी सी हवेली में सब एक साथ रहते थे। रिश्ते नाते भी आपस में ही किए हुए थे ताकि खानदानी जमीन जायदाद घर से बाहर ना जाने पाए। शाह बीबी उस घर की सरबराह थी। उनके 2 बेटे सलीम, फारूक और एक बेटी फरजाना थी। फरजाना सबसे बड़ी थी जो अपने तायाजाद से ब्याही हुई थी। उनके 2 बेटे थे अकरम और रमीज। अकरम की शादी उन्होंने रुखसार से की थी। सलीम जिनकी शादी उनकी भतीजी जाहिदा से हुई थी और उनकी 2 औलादें हुई, बड़ी रुखसार और फिर उससे 4 साल छोटा सबका राज दुलारा शहरियार। सबसे छोटे फारूक थे नटखट शरारती से। उन्होंने खानदानी रस्म व रिवाज से बगावत करके अपनी यूनिवर्सिटी फेलो से शादी की जो सवेरा की पैदाइश पर चल बसी। अपनी रफ़ीक हयात के गुजर जाने के बाद वो खुद को उनकी यादों से नहीं निकाल पाए और वो बिन माँ की मासूम बच्ची उसे जायदा ताई ने अपने सीने से लगा लिया। वक्त गुजरता गया। एक रोज़ फारूक को सीने में दर्द सा महसूस हुआ। पता चला कि दिल के सारे वॉल बंद हैं। उन्हें सर्जरी करवानी थी जिसमें बचने के चांसेस कम थे। वो खौफजदा थे। सवेरा को लेकर उनकी रातों की नींदें उड़ गई थीं। तब शाह बीबी और सलीम साहब ने 13 साला सवेरा का निकाह 20 साला शहरियार से कर दिया। शहरियार उन दिनों हाई एजुकेशन के लिए इंग्लैंड जाने की तैयारी कर रहा था। वो इस निकाह के लिए वो भी एक 13 साल की बच्ची से हरगिज राजी नहीं था, मगर मजबूर हो गया और निकाह के कुछ दिन बाद चुपचाप बिना बताए हवेली छोड़कर फारूक साहब को हवेली छोड़ गया। फारूक को जब ये सब पता चला तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल फरमा गए। रुखसार अपनी फूफू पुलिस सास के मेज से उठने के बाद ट्रे में खाना लिए सवेरा के कमरे में आई। सवेरा, चलो शाबाश उठो, खाना खा लो। उन्होंने औंधे मुंह आंसू बहाती सवेरा को आवाज़ लगाई। रुखसार बज्जो, आपने जहमत क्यों की? वो शर्मिंदा से उठ बैठी। बस उठो और गरम गरम खाना नावल करके मुझे खुश होने का मौका फराहम करो। वो प्यार से बोली। कसम से बज्जो, मुझे भूख नहीं है। सवेरा उनके हाथ थामकर गोया हुई। मन तो मारना सीख ही चुकी हो, अब भूख भी मारना सीख लिया है क्या? रुखसार ने संजीदगी से कहा। बज्जो, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा नाराज़ मत हो, एक आप ही तो है जो मेरा इतना ख्याल रखती हैं, प्यार करती हैं। तो फिर मेरा हुक्म मानो और जल्दी से खाना ख़त्म करो। उन्होंने ट्रे उसकी तरफ किया और खुद पानी लेने चली गई। सवेरा ने भी अभी ट्रे सीधी ही की थी कि ट्रे में साइड पर रखा रुखसार बच्चों का फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन उठाया। शहरियार कॉलिंग। उस फ़ोन उसके हाथ से गिर गया। रुखसार किचन में आकर फ्रिज में से दूध निकाल रही थी। उसे अच्छी तरह पता था कि सवेरा खाना नहीं खाएगी। उसने बड़े एहतमाम से एक गिलास भरकर दूध निकाला, साथ ही पानी की बोतल निकालकर ट्रे में रखी। ये इतनी रात गई, यहाँ क्या हो रहा है? फरजाना फूफू की आवाज़ गूंजी। रुखसार का ट्रे में गिलास रखता हाथ लरस गया। फूफू, वो सवेरा ने खाना नहीं खाया था तो उसके लिए दूध ले जा रही थी। वो बौखला होकर बोली। कोई ज़रूरत नहीं है, चलो मेरे साथ। सुबह से सर दर्द से फटा जा रहा है। कभी अपनी बूढ़ी फूफू की भी खिदमत कर लिया करो, सारा वक्त उस मनहूस लड़की से लगी रहती हो। फरजाना ने उसे घूरा। फूफू आप चले, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। वो जल्दी से ट्रे उठाकर पलटी। रुखसार, अभी का मतलब अभी। ये ट्रे वापस रखो। तुम मेरी बहू हो, उस मनहूस की नौकरानी नहीं। चलो मेरे साथ। फरजाना सख्ती से बोली। रुखसार ने अफसरदगी से अपने हाथ में थामी ट्रे को देखा और फिर उसे वापस मेज पर रखते हुए बुझे बुझे कदमों से बाहर निकल गई। सवेरा फटी फटी नजरों से बेड पर गिरे फ़ोन को देख रही थी जिस पर शहरियार कॉलिंग लिखा नजर आ रहा था। फ़ोन एक तवातर से बजे जा रहा था। ना जाने रुखसार बज्जो किधर रह गई थी। कुछ देर बाद कमरे में सन्नाटा छा गया। फ़ोन बज कर बंद हो गया था। सवेरा ने तेज़ी से खाने की ट्रे और फ़ोन को उठाकर साइड मेज़ पर रखा और कमरे की लाइट बंद करके सर तक लिहाफ तान के लेट गई। वो इस वक्त रुखसार या किसी का भी सामना नहीं करना चाहती थी। इतने अरसे बाद शहरियार का नाम देखकर वो लरज उठी थी। या अल्लाह, मेरे प्यारे अल्लाह, मेरी मुश्किल आसान कर दे, मुझे मेरे बाबा के पास बुला ले। या अल्लाह, क्या दुनिया में यतीमों को जीने का कोई हक नहीं? माँ बाप छीन लिए थे तो मुझे क्यों जिंदा रखा? वो रोते रोते अल्लाह से शिकवा करते हुए नींद की वादी में उतर गई।
शहरयार शावर लेकर लिबास तब्दील करके बाहर आया। उर्वा बड़े मज़े से सोफे पर दोनों पांव ऊपर किए बैठी थी। सामने टीवी ऑन था। शहरी, जल्दी आओ, देखो बड़े मज़े का टॉक शो आ रहा है। उसने बड़े जोश से शहरयार को पुकारा। उर्वा, क्या हुआ, खाना ऑर्डर नहीं किया? शहरी, डिलीवरी हो चुकी है, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। वो सोफे से उठती हुई बोली। चलो आओ फिर डिनर करते हैं। वो बड़े इटालियन तर्ज से बने हुए किचन की जाने बढ़ता हुआ बोला। उर्वा ने जल्दी जल्दी मेज़ पर बर्तन रखे और कुर्सी घसीट कर बैठ गई। उर्वा यार, ये चावल डिश में निकालो, मैं ड्रिंक्स निकालता हूँ। उसने मेज़ पर बैठी उर्वा को पुकारा। शहरी, तुम सीरियसली कोई भी काम मेरे बगैर नहीं कर सकते। वो नाज से कहती हुई उसके पास आई और उसके हाथ से चाइनीज़ राइस का बॉक्स लेकर डिश में निकालने लगी। शहरयार बड़े आराम से फ्रिज से टेक लगाए उसे देख रहा था। क्या है, अब महाराज कोक निकालने की जहमत करेंगे या वो भी मैं ही करूं? चावल और चिकन चाउमीन मेज पर रखकर उर्वा ने कमर पर हाथ रखकर उसे घूरा। शहरयार मुस्कुराते हुए पलटा और कोक के कैंस निकालकर मेज पर आ गया। शहरी, उर्वा ने खाना खाते हुए उसे पुकारा। हाँ बोलो। वो कोक का सिप लेते हुए बोला। हम कब तक ऐसे ही मिलते रहेंगे? वो संजीदगी से बोली। क्या मतलब? शहरयार ने केन रखा। शहरयार, अब तुम इतने भी भोले मत बनो। 4 साल से हम डेट कर रहे हैं। अब तो मम्मी डैडी भी सवाल करने लगे हैं। वो तब कर बोली। उर्वा, मैं 2 साल पहले ही तुम्हें प्रपोज कर चुका हूँ, अब और क्या करूँ? देखो शहरी, तुम अच्छे से जानते हो जब तक तुम्हारे पेरेंट्स मेरे मम्मी डैडी से देखो शहरी, तुम अच्छे से जानते हो जब तक तुम्हारे पेरेंट्स मेरे मम्मी डैडी से रिश्ता नहीं मांगेंगे, वो राजी नहीं होंगे। मेरे बाबा साई मेरे बाबा साई इधर आना नहीं चाहते। वो तो मेरे ही इधर रहने पर नाराज़ है। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मैं अकेला हूँ। अगर तुम्हें या तुम्हारे माँ बाप को मैं ऐसे ही मंजूर नहीं तो दरवाज़ा खुला है, तुम जा सकती हो। वो सर्द लहजे में बोला। उर्वा उठकर उसके पास आई और दो जानों होकर उसके घुटनों पर हाथ रखकर बैठ गई। शहरी, तुम मेरी जान हो। अगर मुझे तुम्हारी खातिर अपने पेरेंट्स को भी छोड़ना पड़ा तो मैं छोड़ दूंगी, लेकिन कोई दरमियानी राह निकालने की कोशिश तो करो। उसने शहरयार का हाथ थामकर अपनी आंखों से लगाया। आखिर मैं क्या करूं? तुम पाकिस्तान जाने को राजी नहीं और बाबा साई लंदन आना नहीं चाहते। शहरयार जिस आकर बोला। देखो शहरी, ऊपर वाले ने हमें एक गोल्डन चांस दिया है। तुम्हारे बाबा साई अस्पताल में है, उन्हें इलाज के बहाने इधर बुला लो, बाकी मैं खुद देख लूंगी। वो उसे समझाते हुए बोली। तुम क्या देख लोगी? देखो, जब वो तुम्हें मेरे साथ खुश देखेंगे तो खुद ही शादी पर राजी हो जाएंगे। वैसे भी जब तक वो मुझसे मिलेंगे नहीं, उन्हें मेरे बारे में कैसे पता चलेगा कि उनका बेटा मेरा असीर है? वो नाज से बोली। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। वो नैपकिन से हाथ साफ करके खड़ा हो गया। उर्वा ने मेज समेट कर बर्तन सिंक में रखे। कॉफ़ी पीने चलें? वो शहरयार के पास आई। यार, कम से कम काफ़ी बनाना तो सीख लो। कितने कंजूस हो। इतने बड़े बिलेनियर की गर्लफ्रेंड अब क्या किचन में काम करेगी? उर्वा ने मुंह बनाया, तभी उसका फ़ोन बजा। मम्मी की कॉल आ रही है। उर्वा ने फ़ोन उठाया तो कॉल मिस हो गई। अच्छा, मैं चलूँ? तुम आराम से बैठकर अपने बाबा साई को बुलाने का प्रोग्राम बनाओ। वो आराम से उसके गालों को चुमती बाहर निकल गई। शहरयार बहुत देर बैठा सोचता रहा। उर्वा को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए उसे बाबा साई की ज़रूरत थी और उस मकसद के लिए उसे रुखसार आपी को एतमाद में लेना था। उसने कलाई पर बंधी घड़ी में टाइम देखा और अपना सेल उठाकर रुखसार आपी को फ़ोन मिलाने लगा। बेल जाती रही। उसने कई बार फ़ोन मिलाया पर बेल जाती रही। थक हार कर वो उठा और अपने कमरे की जानिब चला गया। फजर की अजान हो चुकी थी। सवेरा जल्दी से नमाज पढ़कर शाह बीबी के कमरे की जानिब बढ़ी। दरवाज़ा नीम हुआ था। उसने अंदर झांका तो शाह बीबी नमाज की चौकी पर बैठी नजर आई। अस्सलाम वालेकुम शाह बीबी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप कब वापस आए? मुझे तो पता ही नहीं चला। रात देर से वापसी हुई। रुखसार ने बताया तुम भूखी ही सो चुकी हो। जी, बस वो ऐसे ही नींद आ गई थी। सवेरा बेटी, अपनी फूफू की बातों का बुरा मत माना करो और देखो आइंदा ऐसे भूखे पेट मत सोना। क्यों अपने बाप को कब्र में परेशान करती हो? ताया साई कैसे हैं? पहले से थोड़ा बेहतर है। कब आएंगे? बस उसकी शुगर कंट्रोल हो जाए तो बड़ा डॉक्टर ऑपरेशन का करेगा, फिर तुम्हारे ताया साई घर आएंगे। तुम बस दुआ क्या करो। अच्छा शाह बीबी, मैं नाश्ता बना लूँ? हाँ बना लो। और सुनो, सुगरा माई को साथ लगा लेना। वो तस्बीह घुमाते हुए बोली। सवेरा किचन में आई तो रुखसार भज्जो और सुगरा माई पहले से ही नाश्ता बनाने में लगी हुई थी। सवेरा, शाबाश, जल्दी से ये दूध का गिलास ख़त्म करो और फिर ये बर्तन मेज़ पर लगाओ।
जल्दी जल्दी से अंडा तलते हुए रुखसार ने साथ रखा दूध का गिलास उसकी जानिब बढ़ाया। बज्जो, आप बस एक लफ्ज़ नहीं, और ये गिलास जल्दी से ख़त्म करो, रुखसार ने उसे टोका। सबका नाश्ता बन चुका था। हवेली के सारे अफराद नाश्ता अपने अपने कमरों में करते थे। हाँ, दोपहर और रात का खाना साथ खाया जाता था। रुखसार मुलाजिमों के हाथों नाश्ता भिजवा रही थी, तभी इंटरकॉम बजा। रुखसार ने बात की और मुड़ी। माई, शाह बीबी और अम्मी का नाश्ता शाह बीबी के कमरे में ले जाओ। रुखसार ने ट्रे सजाकर सुगरा को थमाई। सवेरा, मैं उनको नाश्ता करा कर आती हूँ। तुम्हारा अंडा पराठा ये रखा है, तुम भी जल्दी से नाश्ता कर लो। आज हम दोनों बाबा साई से मिलने जाएंगे। वो अपना और अपने शौहर का नाश्ता लेकर बाहर चली गई। सवेरा ने बेदिली से नाश्ता किया और उठकर अपने कमरे की जानिब बढ़ी। कमरे में आकर बैठी ही थी कि उसकी नज़र मेज़ पे रखे रुखसार के फ़ोन पर पड़ी। वो फ़ोन उठाकर उसे घूरती रही, फिर रुखसार के कमरे की जानिब बढ़ी और इरादा उन्हें फ़ोन वापस करने का था। कमरा खाली था। अकरम भाई ऑफिस जा चुके थे। वो फ़ोन को हाथ में दबोचे हुए रुखसार को ढूंढती हुई शाह बीबी के कमरे तक आई। रुखसार बेटी, तुम्हारा तो शाहू से राब्ता है, उसे समझाओ कि वापस आ जाए। उसके आने से ही तुम्हारे बाबा साई की तबीयत संभल जाएगी। जायदा ताई की भराई हुई आवाज़ सुनाई दी। अम्मी जी, वो नहीं मानता, कहता है सवेरा को उसकी ज़िंदगी से निकाल दे तभी आएगा। रुखसार ने जवाब दिया। शाह बीबी, अब आप ही कुछ करें, अगर उनको कुछ हो गया तो। जाहिदा ताई फूट फूट कर रो पड़ी। जाहिदा, मैं मजबूर हूँ, एक तरफ अगर पोता है तो दूसरी तरफ पोती। सवेरा खामोशी से दरवाजे से हट गई। उसकी जात से आज उसके प्यारे तकलीफ में थे। ए सवेरा, चल जल्दी से किचन में जा और सारे बर्तन साफ करके रख। पास से गुजरती फूफू ने उसे किचन का रास्ता दिखाया। सवेरा किचन में नाश्ते के बर्तन धोने में मसरूफ थी जब रुखसार अंदर दाखिल हुई और सवेरा को बर्तनों के ढेर से उलझता देखकर वो तेजी से उसके पास आई। सवेरा, ये तुम बर्तन क्यों धो रही हो? तुम बर्तन धो रही हो तो सुगरा माई किधर है? वैसे भी तुम्हारे सर पर क्या काम कम है? जब से बाबा साई अस्पताल गए हैं, फूफू ने भी घर की सारी जिम्मेदारी तुम पर डाल दी है। आने दो बाबा साई को, एक एक बात बताऊंगी उन्हें। रुखसार ने उसके हाथ से बर्तन छुड़ाकर नल का बंद किया। रुखसार, बच्चों करने दे, बस थोड़े से ही तो बर्तन हैं, फूफू नाराज हो जाएंगी, वो आजीजी से बोली। गजब खुदा का, ये तुम्हें थोड़े से बर्तन दिखते हैं? वैसे यार, तुम भी क्या सोचती होंगी कि मैं मुंह पर कितना प्यार जताती हूँ, और तुम पर जब फूफू जुल्म करती हैं तो चुप रह जाती हूँ। वो अफसरदगी से बोली। नहीं नहीं रुखसार बज्जो, ऐसा मत कहें, एक आप ही तो हैं जो मुझे प्यार करती हैं, वरना मैं तो कुछ भी नहीं। उसकी आंखों में नमी आ गई। फूफू तुम पर इस कदर जुल्म ढाती हैं और तुम उफ किए बगैर उनकी हर बात को मानती हो, काम किए जाती हो। याद रखो सवेरा, तुम भी इस घर की बेटी हो, इनकार करना सीखो, अपना हक पहचानो। खुदा के लिए अपने आप को इस तरह ख़त्म मत करो। देखना, एक दिन आएगा जब शहरियार पलटेगा और तुम्हें इस हवेली से दूर, बहुत दूर ले जाएगा, परियों के देश में। सवेरा ने एक नज़र रुखसार को देखा और फीकी सी हंसी हंसकर नलका खोलकर बर्तन धोने लगी। अच्छा चलो धो लो बर्तन, लेकिन 1 घंटे के अंदर अंदर तैयार हो जाओ। मैं भी तैयार होकर आती हूँ, मिलकर बाबा साई से मिलने चलते हैं, मुझे पता है वो हमें याद कर रहे होंगे। रुखसार उसका गाल थपथपाते हुए किचन से निकल गई। सवेरा जल्दी जल्दी से सारे काम निपटाकर अपने कमरे में आई। अलमारी खोलकर एक सादा सा जोड़ा निकाला और जल्दी से तैयार हो गई। बाहर निकली तो सामने ही रुखसार और ज़्यादा ताई चादर ओढ़े उसका इंतजार कर रही थी। बज्जो, मैं रेडी हूँ, वो बोलती हुई अंदर आई। रुखसार तो हॉस्पिटल जा रही है। बीबी तुम कहाँ जा रही हो? पास बैठी फरजाना फुप्पू ने एतराज़ किया। फुप्पू, मैं सवेरा को अपने साथ अस्पताल लेकर जा रही हूँ। परसों जब मैं अस्पताल गई थी तो बाबा साहब उसे याद कर रहे थे। रुखसार खड़े होते हुए बोली। कोई ज़रूरत नहीं है इसके मनहूस वजूद को अस्पताल ले जाने की। अपने माँ बाप को तो खा चुकी है, अब कहीं मेरे भाई को कुछ ना हो जाए, बस ये नहीं जाएगी। वो कतई लहजे में बोली। अम्मी, आप फूफू से कहें ना सवेरा को जाने दे, रुखसार ने जाहिदा ताई को कहा। रुखसार बेटी, बहस नहीं करते, और सवेरा तुम अंदर जाओ, शाह बीबी घर पर रुक रही हैं, उनका ख्याल रखना, और फरजाना बाजी आप हमारे साथ चलें। जाहिदा खड़ी हो गई। सवेरा भी यकीनी से अपनी माँ जैसी ताई का बदलता रूप देख रही थी। ए लड़की, खड़ी क्या देख रही है, जा अंदर जा, फरजाना ने उसका सक्ता तोड़ा। सवेरा आंखों में आए आंसू साफ करते हुए पलटकर वापस अपने कमरे में आ गई। आज उसका दिल दुख से फट गया था। उसकी ताई, जिन्होंने उसे इतने प्यार से पाला और निकाह के बाद भी इतना सपोर्ट किया, आज वो भी बदल गई थी। वो कमरे में चक्कर पे चक्कर काट रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था
कि वह ऐसा क्या करे कि सब ठीक हो जाए और लोग उससे नफरत ना करें। थक हार कर वो वजू करने चली गई और फिर जाय नमाज बिछाकर नफिल पढ़ना शुरू हो गई। नमाज पढ़कर दुपट्टा ढीला करते हुए वो शाह बीबी के कमरे में खाने का पूछने आई। सवेरा, तुम अस्पताल क्यों नहीं गई? शाह बीबी उसे देखकर हैरान हो गई। बस बीबी ऐसे ही, आप बताएं खाने में क्या पकाना है? सवेरा ने बात टाली। इधर आओ, मेरे पास बैठो। उन्होंने उसे पास बुलाया। जो भी था वो उनके सबसे लाडले छोटे बेटे की निशानी थी। मुझे सब खबर है, यकीनन फरजाना तुम्हें छोड़ गई होगी। आने दो उसको आज। देखो, एक बात तुम भी समझ लो सवेरा, कितनी बार समझा चुकी हूँ बेटा कि ये घर तुम्हारा भी है। तुम फरजाना की बातों को दिल पर मत लिया करो। उसकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करो। वो पानी का खाली गिलास उसे पकड़ाते हुए बोली। वक्त कभी एक सा नहीं रहता। तुम खुश रहा करो, फरजाना के सामने मत आया करो और फिक्र मत करो। तुम्हारे ताया साहिब बहुत जल्द ठीक होकर घर आ जाएंगे। फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम पर उंगलियां उठाने की। तुमने सुना भी है मैं क्या कह रही हूँ? बस इस खाली गिलास को ही घुरे चली जा रही हो। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? शाह बीबी ने उसे टोका। शाह बीबी, मेरी जिंदगी भी तो ऐसे ही है ना, बिल्कुल खाली, खोखली, वीरान, इस तांबे के गिलास की तरह। कोई रंग ही नहीं है। मेरी मेरी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। वो खोए हुए लहजे में बोली। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम्हारे ताया तुमसे कितना प्यार करते हैं, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। खुदा के लिए खुद पर तरस खाना छोड़ दो। उन्होंने उसे टोका। शाह बीबी, आप मुझसे प्यार करती हैं? बताएं ना, करती हैं ना? शाह बीबी, मैं सिसक सिसक कर जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। आप मुझ पर रहम करें। आप प्लीज़ उन्हें वापस बुला लें। आप बुलाएंगी तो वो ज़रूर आएंगे। आप उनकी दूसरी शादी करवा दें प्लीज़। मुझे सबकी नफरत से बचा ले। मैं ताई अम्मी की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। आपको मेरे बाबा का वास्ता। वो बुरी तरह सिसक उठी। और तुम सवेरा, तुम्हारा क्या होगा? उन्होंने बगैर अपनी पोती को देखा। मेरी खातिर पूरे घर को दाव पर मत लगाए। मेरा इंटर का रिजल्ट आने वाला है। आप प्लीज़ मेरा दाखिला मेडिकल कॉलेज में करवा दे। मुझे हॉस्टल भेज दे। मैं तालीम मुकम्मल करना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। उसने उम्मीद भरी नज़रों से उन्हें देखा। अच्छा तुम जाओ, आज आराम करो, काम का सुगरा देख लेगी। उन्होंने उसे टाला। शाह बीबी, आप सवेरा तुम जाओ, अभी मैं जिंदा हूँ, फिक्र मत करो, मुझे सोचने दो। शहरियार ऑफिस में एक डेलीगेशन से मीटिंग में मशरूफ था। ओके मिस्टर शहरियार, तो डील फाइनल? K&Co के मालिक जोन्स ने पेपर साइन करके सर उठाया। यस जॉन्स, इस डन। शहरियार ने हाथ मिलाया। वो बेहद खुश था। लंदन का हर एक बिजनेसमैन इस $1 बिलियन अकाउंट को हासिल करना चाहता था जो आज उसके पास था। कामयाबी की राह में एक और कदम। शहरियार बड़ी, अब पार्टी ड्यू है। 30 साल जॉन्स ने कहा। जी ज़रूर, मैं आज ही रेस्टोरेंट बुक करवाता हूँ। आज नहीं बड़ी, मैं 1 माह के लिए डिलॉस जा रहा हूँ। वापस आकर तुम्हारे घर पर डिनर करूँगा। जॉन्स ने अपने नए नए पार्टनर शहरियार को तौसीफी निगाहों से देखा। डन, विल डू डिनर एट माई प्लेस आफ्टर यू कम बैक। जॉन्स के जाने के बाद वो रिलैक्स होकर सीट से टेक लगाकर बैठ गया। सर, मिस रुमा आपसे मिलना चाहती है। इंटरकॉम पर उसकी सेक्रेटरी की आवाज़ गूंजी। ओके, सेंड हर, भेज दो, वो सुकून से बोला। हेलो शेरी। उर्वा एक खुशगवार झोंके की मानिंद अंदर आई। क्या बात है, आज तो इस्माइल कर रहे हो? वो उसके पास आकर खड़ी हुई। शहरयार ने एक नज़र उर्वा के खूबसूरत चमकते हुए चेहरे को देखा। कोई तो था जो उसकी खुशियों में खुश था। शहरयार ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और फिर अचानक उसे घसीटकर अपनी आगोश में ले लिया। उर्वा हैरान थी। ये स्टोनमैन, जो शादी से पहले हाथ पकड़ना भी गुनाह समझता था, आज उसे अपनी आगोश में लिए उसके बालों में मुंह छुपा रहा था। उर्वा ने एक आसूदा सी सांस ली और अपनी बाहें शहरयार के गले में डाल दी। शहरयार उर्वा को लेकर बेखुद हो रहा था जब उसका फ़ोन बजना शुरू हुआ। शाह बीबी कॉलिंग। उसकी नज़र फ़ोन पर पड़ी। उसने उर्वा को आराम से खुद से अलहदा किया। क्या हुआ शहरी? उर्वा बदमज़ा हुई। शहरयार फ़ोन को घूरे चले जा रहा था। शहरी, क्या हुआ? किसका फ़ोन है? ऐसे क्यों फ़ोन को घूरे जा रहे हो? वो जिच हुई। उर्वा, तुम जाओ। शहरयार ने फ़ोन उठाया और कान से लगाता हुआ ऑफिस से बाहर निकल गया। ये शहर के एक बहुत ही जदीद हॉस्पिटल का वीआईपी कमरा था जिसमें बावकार से बाबा साईं लेटे हुए थे। उनके हाथ में ड्रिप लगी हुई थी और चेहरे पर सोच की परछाइयां छाई हुई थी। तभी हल्के से खटका हुआ और दरवाज़ा खोलकर उनकी जान से अजीज़ बेगम जाहिदा उनके पीछे पीछे
जाहिदा उनके पीछे पीछे फरजाना और रुखसार भी अंदर दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम बाबा साई, रुखसार ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटी। वो उसके पीछे दरवाजे की तरफ देख रहे थे। आपकी तबीयत कैसी है? जाहिदा ने उनके पास खड़े होते पूछा। बाबा साई ने एक निगाह जाहिदा की लाल सुर्ख आंखों को बगौर देखा। आप अपना ख्याल नहीं रख रही हैं, वो नाराज लहजे में बोले। भाई साहब, भाभी तो बस दिन रात रोती रहती हैं। पहले ही एक शेरू का दुख कम था, जो अब आप भी इस मनहूस लड़की की वजह से अस्पताल में हैं। फरजाना ने मदाखलत करते हुए कहा। फूफू प्लीज़, अभी अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसी बातें मत करें। रुखसार ने उन्हें टोका। जायदा बेगम, सवेरा किधर है? वो सारी बातें इग्नोर करते हुए पूछने लगे। वो घर पर है। शाह बीबी अकेली थी, इसलिए उनके साथ रुक गई। जायदा बेगम थर्मास से यखनी निकालकर उनकी तरफ बढ़ाते हुए बोली। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं एक हफ्ते से अस्पताल में हूँ और आप उस बच्ची को एक दिन भी मुझसे मिलाने नहीं लाई। उन्होंने तासुब से कहा। भाई साहब, भाभी से नाराज़ मत हो, मैंने उसे मना किया था। फरजाना ने कहा। क्यों? फरजाना, क्यों मना किया? वो मेरी बेटी है, मेरे मरूम भाई की निशानी। आइंदा अगर किसी ने भी उसे मेरे पास आने से रोका तो। उनका सांस उखड़ने लगा। रुखसार ने जल्दी से बेल बजाकर नर्स को बुलाया। जल्दी ही नर्स और डॉक्टर अंदर दाखिल हुए। रिलैक्स सर। डॉक्टर ने उन्हें चेक करके सुकून का इंजेक्शन दिया और नर्स को ड्रिप तब्दील करने की हिदायत देने लगा। देखते ही देखते बाबा साई उनूदगी में चले गए। देखिए, इनकी हालत अभी बेहतर नहीं है। शुगर कंट्रोल नहीं हो रही और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल नहीं है। इस वक्त किसी भी किस्म का जहनी दबाव उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। कोशिश करें इन्हें बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं हो। उसने तीनों ख्वातीन को समझाया। शाह बीबी के कमरे से निकलकर सवेरा पहले किचन में गई, जहां सुगरा काम में मसरूफ थी। उसे खाना पकाने की हिदायत देकर वो नाक की सीध में चलती हुई अपने कमरे में पहुंची और खामोशी से बेड के किनारे पर आकर बैठ गई और बहुत देर तक अपनी झोली में रखे हाथों को तकती रही। बाएं हाथ में हीरे की एक नाजुक सी अंगूठी जगमगा रही थी, जो निकाह के वक्त शहरयार ने उसे अपने बाबा साई के कहने पर मजबूरन पहनाई थी। उस वक्त वो बच्ची थी, रवैयों को नहीं समझती थी, लेकिन आज वो एक समझदार दोशीशा का रूप धार चुकी थी। उसे अपने और शहरयार के रिश्ते का एहसास था। शहरयार की बेगानगी उसके वजूद से इनकारी होने का, अपने रद्द होने का भरपूर एहसास था। उसने दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपने बाबा याद आ रहे थे। दिल बहुत दुखा हुआ था। वो फूट फूट कर, दिल खोल कर रो रही थी। अपनी किस्मत को, अपने मुकद्दरों को रो रही थी। इतनी बेइज्जती और बेतौकी अल्लाह कभी भी किसी यतीम को और मोहताज ना बनाना। वो सिसक रही थी। बाबा साई की शफकत, ताई अम्मी की मोहब्बत, रुखसार बच्चों की बेलौज दोस्ती ने उसे संभाल रखा था। लेकिन अब ना जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि ये सब रिश्ते उसे एक एक करके छोड़ जाएंगे। सवेरा को आराम करने का कहकर वो सोच में डूब चुकी थी। जो भी था, अब उस मसले को हल करना था। इससे पहले नाजुक रिश्तों की दरार बढ़ते बढ़ते एक बड़े खुला में तब्दील हो जाती, बेहतर था इस दरार को भर दिया जाता। काफ़ी सोच विचार के बाद वो जहाँ नमाज बिछाकर नफिल पढ़ना शुरू हो गई। उनके नज़दीक हर मुश्किल का हल सोहने रब की इबादत, नमाज पढ़ने में था। नफिल इबादत से फारिग होकर वो पुरसुकून हो चुकी थी। उन्होंने सरहाने रखा फ़ोन उठाया। जाहिदा, आज फरजाना को अस्पताल में रात रुकना है, उसे बता दो और तुम और रुखसार भी सलीम से मिलकर जल्दी वापस आ जाओ, उन्होंने हिदायत दी। फ़ोन रखकर उन्होंने इंटरकॉम मिलाया। सुगरा, जाहिदा बेगम और रुखसार जैसे ही घर आए उन्हें मेरे कमरे में भेजो। उनके चेहरे से लग रहा था कि वो किसी नतीजे पर पहुंच चुकी हैं। असर की नमाज के बाद जाहिदा बेगम और रुखसार घर वापस लौटी तो सुगरा ने उन्हें शाह बीबी का पैगाम दिया। वो दोनों चादर उतार कर तह करती हुई शाह बीबी के कमरे की जानिब बढ़ी। अस्सलामुअलैकुम, अंदर दाखिल होते ही सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, उन्होंने सर के इशारे से जवाब दिया और बैठने का इशारा किया। शाह बीबी, आपने याद किया? जाहिदा ताई बैठते हुए गोया हुई। अब सलीम कैसा है? उसकी तबीयत कैसी है? उन्होंने संजीदगी से बेटे की तबीयत पूछी। अभी तो वैसे ही है, बड़ा डॉक्टर कहता है शुगर कंट्रोल होगी तभी कुछ करेंगे। जाहिदा बेगम, हमने आज बहुत सोच समझकर एक फ़ैसला लिया है, वो तस्बीह घुमाते हुए बोली। जी शाह बीबी, आपका हर फैसला सर आंखों पर, आप हुक्म करें। जाहिदा बेगम उनके हाथ
जाहिदा बेगम ने उनके हाथ थामे। सवेरा हमारी पोती, हमारे दिल का टुकड़ा है, तो दूसरी तरफ शाहू हमारी जान है। हमने ये रिश्ता बहुत सोच समझ कर जोड़ा था बहू, और वो तो तुम्हारे अपने हाथों की पली बच्ची है। और मैं अब तुम सबके रवैयों को देख रही हूँ, इसीलिए मैंने सोचा है कि सवेरा की रुखसती कर दी जाए। मगर जाहिदा बेगम ने कहना चाहा। अगर मगर कुछ नहीं, क्या तुम्हें सवेरा अपनी बहू के रूप में कबूल है या नहीं? अपनी बात करो जाहिदा। वो उनकी बात काट कर दो टोक लहजे में बोली। शाह बीबी, सवेरा मेरी बेटी है, मैं तो खुद कब से उसे रुखसत करवाना चाहती हूँ, मगर शाहू वो तो मानता ही नहीं। शाह बीबी 5 साल होने वाले हैं, बात तक नहीं करता। बताए मैं क्या करूँ? जाहिदा लाचारी से बोली। रुखसार बच्चे, ये मेरा फ़ोन पकड़ो और शाहू का नंबर मिला, अभी सबके सामने बात होगी। वो अपना फ़ोन रुखसार की जानिब बढ़ाते हुए बोली। रुखसार ने उनके हाथ से फ़ोन लिया, एक नज़र अपनी परेशान बैठी माँ को देखा और फिर फ़ोन मिलाकर हैंड फ्री करके मेज़ पे रख दिया। बेल जा रही थी और वो सब दम साधे फ़ोन को देख रहे थे। शहरयार अपने फ़ोन पर शाह बीबी का नाम जगमगाता देखकर एकदम चौंक गया। उसने तेज़ी से उर्वा को खुद से जुदा किया और उसे वापस जाने का कहता हुआ फ़ोन उठाकर कानों से लगाते हुए सीधा बाहर निकल गया। शाह बीबी, ये आप ही है ना? वो अभी तक बेयकीनी का शिकार था। गाड़ी के करीब पहुंचकर तेज़ी से ड्राइवर को बाहर निकलने का इशारा किया। अस्सलाम वालेकुम, कितने सालों बाद आपने मुझे याद किया है। मुझे तो लगा आप मुझे अपने शाहू को भूल ही गई हैं। ना चाहते हुए भी शिकवा कर गया। वालेकुम अस्सलाम, रास्ता तो तुम भूले बैठे हो। ठहरे हुए लहजे में शाह बीबी की आवाज़ उभरी। आप सब जानती तो है, मैं तो आपको, बाबा साई को, अम्मी को देखने के लिए तड़प रहा हूँ, लेकिन लगता है उधर किसी को मेरी फिक्र नहीं। खैर, आज इतने सालों के बाद आपने मुझे याद किया है, कहिए क्या हुक्म है? वो मौदबाना अंदाज में बोला। देख शहरियार, तू घर छोड़ गया, हमारे फैसलों से टकरा गया, फिर भी हमने कुछ नहीं कहा, बल्कि उल्टा तेरे बैंक में लाखों पाउंड डलवाए कि तुझे परेशानी ना हो। तूने पलट के जिद में आकर मुड़ के नहीं देखा, फ़ोन नहीं किया, और इधर हम तेरी जान व माल का सदका देते रहे। 4 साल से भी ऊपर हो गए हैं तुझे घर छोड़े। अब तो अपनी जिद छोड़ दे, वापस आ जा। तेरा बाप अस्पताल में पड़ा है, बस अब बस कर और वापस आ जा। मैं आ जाता हूँ, मगर फिर उसका अब क्या करेंगी? उसने दर पर्दा सवेरा की बात की। बस तू आ जा, तू तेरी दुल्हन की रुखसती करवा लेंगे। वो इत्मीनान से बोली। मुझे रुखसती नहीं करवानी शाह बीबी, आप ये अच्छी तरह जानती है। वह हसीन फोल्ड करता हुआ ब्लूटूथ कानों में लगाकर ड्राइव करने लगा। क्या मतलब, बिल्कुल नहीं करवानी या अभी नहीं करवानी? वो संजीदगी से पूछा। ये रिश्ता आप लोगों ने ज़बरदस्ती जोड़ा था, मैं कभी भी उसे रुखसत नहीं करवाऊंगा। आप उस रिश्ते को ख़त्म कर दे तो मैं भी वापस आ जाऊंगा। रिश्ता ख़त्म कर दें? वो तेरी इज्जत है, इज्जत। तू उससे ऐसे मुंह नहीं मोड़ सकता। बचपन से तेरे नाम पे बैठी है, तेरे निकाह में है। तू इतना बेगैरत कैसे हो सकता है कि अपनी निकाही बीवी से रिश्ता तोड़ के उसे किसी और के हवाले कर दे? आखिर तुझे एतराज़ क्या है? शाह बीबी प्लीज़ मेरी बात को समझे, वो मुझसे उम्र में बहुत छोटी है। हवेली में पली बड़ी एक दबूसी मशरकी लड़की मेरे साथ नहीं चल सकेगी। मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ। मैं अपनी बीवी के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर ज़माने का सामना करना चाहता हूँ। मुझे अपनी हम उम्र बीवी चाहिए, पढ़ी लिखी मॉडर्न मजबूत लड़की। उसने हज़ारों बार की कही बात दोहराई। जब वो तेरे निकाह में आई थी उस वक्त बच्ची थी, और अब वो जवान हो चुकी है। हमारे 7 पुश्तों में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं गुजरी है, और पढ़ भी रही है। इंटर का इम्तिहान दिया है अभी। सुघड़ है, नमाजी है, और बड़े साफ दिल की लड़की है मेरी सवेरा। उन्होंने तहम्मुल से कहा। मैं मानता हूँ वो बहुत अच्छी है, उसमें सभी कुछ है, मगर फिर भी उसमें मुझे सिर्फ एक कजिन रोती धोती बच्ची नज़र आती है। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे बेजोड़ रिश्ते में बंद कर नहीं गुजार सकता। मुझे अपना हम उम्र साथी चाहिए। वो गोया हुआ। ऐसी जीवन साथी तो खुशकिस्मती से मिलती है। शहरियार, तुमने मुझे बहुत मायूस किया है। तुम्हें उस लड़की के काबिल नहीं हूँ। उनके लहजे में बुला का दुख था। शाह बीबी, आप एक दफ़ा मेरा नज़रिया भी तो देखें। क्या आपको नहीं लगता कि ये बेजोड़ शादी मेरे साथ नाइंसाफ़ी है? कम से कम जीवन साथी तो इंसान की पसंद का होना चाहिए।
यह सारी ज़िंदगी इंसान अपने नापसंदीदा शख्सियत के साथ गुजार दे। आप एक दफ़ा मेरी बात को समझे तो मेरी उससे नहीं बनती, ना ही बनेगी। वो जिद हुआ। देख शाह, दुनिया में मैंने ऐसे बहुत से जोड़े देखे हैं जिनके आपस में नहीं बनती, जहनी जहनी मुताबिकत नहीं होती, ख्यालात नहीं मिलते और वो अलग हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। मगर तेरी तरह बगैर जाने, बगैर देखे, बगैर परखे कौन अपनी बीवी को छोड़ता है? निकाह एक पाकीज़ा रिश्ता है, उसे मजाक मत बना। मैं तेरी हर बात मान लूँगी, लेकिन पहले तू सवेरा को जान तो ले, परख तो ले। ऐसे मफरूजात की बिना पर उसे छोड़ना जुल्म है। और अब वो कोई इतनी भी बच्ची नहीं है। 8-10 साल का फ़र्क तो कोई फ़र्क नहीं होता। उन्होंने समझदारी से बात आगे बढ़ाई। अब कहना क्या चाहती हैं? वो उलझा। देख, इधर पूरी बिरादरी को पता है कि सवेरा तेरे निकाह में है। अब अगर तू उसे मिले बगैर ही छोड़ देता है तो हमारे ख़ानदान की बुनियादें हिल जाएंगी। कोई भी फिर आपस में रिश्ता करने की नहीं सोचेगा। इसलिए पुत्र, तू वापस आ, उसे रुखसत करवा। फिर साल भर बाद भी तुझे अगर लगे ना, अगर तुझे वो ना भाए तो फिर तेरा कोई इंतहाई फैसला करना हक पर होगा। सोच ले, इस तरह तेरी सिसकती तड़पती माँ भी तुझसे मिल लेंगी और तेरे बाप को भी चैन मिलेगा। शाह बीबी ने समझाया। अब कहना क्या चाहती हैं कि अगर 1 साल के अरसे में मेरी उससे नहीं बनी तो मैं उसे तलाक दे सकता हूँ? आप और बाबा साहब मेरा साथ देंगे? उसने बेयकीनी से पूछा। हाँ, माना कि हमें बहुत दुख होगा, लेकिन ये इत्मीनान तो होगा कि तूने कोशिश की इस रिश्ते को निभाने की। मैं मरने के बाद अपने फारूक को मुंह तो दिखा सकूंगी। वो संजीदगी से बोली। ठीक है शाह बीबी, मुझे मंजूर है, लेकिन आप भी याद रखिएगा कि बात सिर्फ 1 साल की है। उसके बाद मैं आज़ाद होऊंगा अपनी पसंद से शादी करके ज़िंदगी गुजारने के लिए। वो तवक्कुफ करके ठहरे हुए लहजे में बोला। चल, अब जल्दी से फ़्लाइट बुक करवा कर आ जा। उन्होंने प्यार से कहा। मैं ठीक 3 दिन बाद पाकिस्तान होऊंगा। रुआ इंतहाई हैरत से शहरयार को ऑफिस के बाहर जाता देख रही थी। आज पहली दफ़ा शहरयार ने पेशकदमी की थी, उसे छुआ था और फिर सिर्फ एक फ़ोन कॉल के लिए उसे बेदर्दी से खुद से अलग करके चला गया था। उसे हद से ज़्यादा बेइज्जती का एहसास हो रहा था। आंखें नम हो रही थी। उसने साइड पर पड़ा अपना पर्स उठाया, सन ग्लासेस आंखों पर लगाए और बाहर निकल आई। पार्किंग में दूर दूर तक शहरयार की गाड़ी का नामो निशान तक नहीं था। यानी वो उसे छोड़कर जा चुका था। वो पुजमर्दा से अंदाज में चलती हुई अपनी गाड़ी तक आई, पर्स सीट पर फेंका और खुद सीट पर गिरने के अंदाज में बैठकर सर स्टेयरिंग से लगाकर रोने लगी। काफ़ी देर बाद उसने सर उठाया। उसकी खूबसूरत सब्ज आंखें रोने से सुर्ख हो चुकी थी। एक गहरा सांस भरकर उसने खुद को कंपोज किया और पास पड़ा फ़ोन उठाया। 4 घंटे, मुझे इधर बैठे 4 घंटे हो गए और उस जालिम ने एक फ़ोन भी नहीं किया। वो टाइम देखती हुई बड़बड़ाई। कुछ सोचकर उसने शहरयार का नंबर मिलाया जो मुसलसल बिजी था। शरीक कॉल मी, उसने टेक्स्ट किया। काफ़ी देर तक कोई जवाब नहीं आया तो उसने सुलगते हुए गाड़ी स्टार्ट की और शहरयार के घर की जानब रवाना हो गई। शहरयार के बड़े से महल नुमा घर के ड्राइवे पर उसने गाड़ी पार्क की और नीचे उतरकर सीढ़ियों चढ़ते हुए मेन दरवाजे पर पहुंच गई। बेल बजाने से पहले उसने अपनी उंगलियां बालों में चलाते हुए उन्हें दुरुस्त किया। बेल बजाई और जल्दी से अपने शर्ट को खींचकर दुरुस्त किया। सलवटें दूर की। बेल का जवाब नहीं आया। उसने लिविंग रूम की खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की, मगर दबेज पर्दों की वजह से उसे कुछ नज़र नहीं आया। वो पलटकर गाड़ी की तरफ गई और अपने पर्स से घर की चाबी निकाली और वापस ऊपर आई। अब वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो चुकी थी। पूरा घर साए साए कर रहा था। हेलो शेरी, कहाँ हो? वह आवाज़ें देती हुई आगे बढ़ी। अंदर ही शहरयार का बेडरूम था, जिसका दरवाज़ा हल्का सा बंद था। अंदर से उसके बोलने की आवाज़ें आ रही थी। वो धीरे से आगे बढ़ी। सामने ही शहरी जीन्स पहने बिना शर्ट के कानों में हेडफोन लगाए अपने ऑफिस स्टाफ को हिदायत दे रहा था। साथ ही साथ बेड पर एक सूटकेस खुला पड़ा था जिसमें वो कपड़े रख रहा था। शायद किसी बिजनेस ट्रिप पर जा रहा था। वो गौर से उसे देख रही थी। लंबा चौड़ा वर्जिशी जिसामत वाला शहरी। ऐसे ही तो वो उस पर नहीं मर मिटी थी। बिना आवाज़ किए वो धीरे से आगे बढ़ी और शहरयार के बरहना शाने से सर टिकाकर खड़ी हो गई। शाह बीबी से बात करने के बाद शहरयार अपना माइंड बना चुका था। उसने सबसे पहले इस्तंबुल जाना था। अपनी एक बहुत अहम मीटिंग को जल्दी से निपटाकर वहीं से पाकिस्तान रवाना होना था। वो भी तड़प रहा था अपने माँ बाप से मिलने।
अपने माँ बाप से, अपनी बहन से, सबसे बढ़कर अपनी जान से प्यारी दादी शाह बीबी से मिलने के लिए। सारे कामों से निपट कर सीट बुक करवा कर वो नहा कर निकला कि उसे रात की फ़्लाइट से तुर्की रवाना होना था। बिस्तर पर बैग रखे वो अपनी पैकिंग करने के साथ साथ अपनी सेक्रेटरी को हिदायत दे रहा था। तभी अचानक किसी ने उसके शाने पर सर रखा। वो तेज़ी से पीछे मुड़ा। तुम तुम इस वक्त इधर क्या कर रही हो? फ़ोन बंद करके वो उर्वा की जानिब पलटा। मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही थी, मैसेज भी छोड़े। क्या तुमने चेक नहीं किया? उसने ठिनक कर कहा। कैसे मैसेजेस? मैं मसरूफ़ था। बहरहाल कहो कैसे आना हुआ? वो टी शर्ट उठाते हुए बोला। रहने दो ना, मैं ही तो हूँ। वो उसके हाथ से शर्ट लेती हुई बोली। अपनी लिमिट, मुझे शादी से ऐसी बेतकल्लुफ़ी पसंद नहीं, शादी से पहले। ये कहकर उसने अपनी शर्ट उसके हाथ से छीनी और पहन ली। ओह, और आज सुबह ऑफिस में जो मेरे साथ बेतकल्लुफ़ी का मुजाहरा किया, उसे किस खाते में डालोगे मिस्टर शहरियार? वो गुर्राई। देखो उर्वा, स्वीटहार्ट, मैं उस वक्त बिजी हूँ। 3 घंटे में मुझे फ़्लाइट पकड़नी है। 1-2 हफ्ते में मैं वापस आ जाऊँगा, फिर खुलकर बात करेंगे, उसने समझाया। शहरी, तुम किधर जा रहे हो? मुझे बताए भी ना। वो 2 हफ्ते का सुनकर हवास भागता हुई। मैं एक काम से इस्तांबुल जा रहा हूँ, वहाँ 3 दिन ठहरकर पाकिस्तान जाऊँगा। पाकिस्तान? नहीं शहरी, ऐसा मत करो। तुमने तो कहा था कि तुम अपने बाबा साहब को यहीं बुलाओगे इलाज के लिए। उर्वा, मेरा जाना ज़रूरी है। बस 2 वीक की तो बात है, फिर मैं वापस इधर आ जाऊँगा तुम्हारे पास। नहीं शहरी, मैं वो कहते कहते रुक गई और पलट कर जाने लगी। शहरियार ने जल्दी से उसकी कलाई थामकर उसे रोका। कहाँ जा रही हो? मैं घर जा रही हूँ। क्यों? अपनी बात तो मुकम्मल करो। शहरी, हाथ छोड़ो। मुझे अभी घर जाकर अपनी पैकिंग करनी है, डैड से बात करके सीट बुक करवानी है। तुम कहाँ जा रही हो? तुम नहीं, हम। मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ, पहले इस्तांबुल फिर पाकिस्तान। वो उसकी आंखों में झाँक कर बोली। दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? मैं तुम्हें साथ नहीं लेकर जा सकता। वो तब गया। मगर क्यों? प्यार करते हो मुझसे, शादी के लिए प्रपोज तक कर चुके हो, तो फिर साथ लेके जाने में क्या कबाहत है? या फिर मैं ये समझूं कि तुम मुझसे इतने अरसे से फ्लर्ट कर रहे थे? उसकी आंखों में झांकते हुए बोली। उर्वा, जाओ, जो करना है करो। वो जब्त करते हुए उसका हाथ झटक कर बोला। उर्वा एक नज़र उसके गुस्से से सुर्ख चेहरे को देखते हुए बाहर निकल गई। वो कानों पर ब्लूटूथ लगाए मुसलसल रुखसार आपी से बातों में मसरूफ था। आपी, आप खुद को एक बार तो मेरी जगह रखकर सोचें। शादी जिंदगी का एक अहम तरीन फैसला होता है, और मेरे सर पर तो आप सबने एक नापसंदीदा हस्ती को थोप दिया है। वो उन्हें समझा रहा था। शेरू, कोई और रास्ता नहीं है? क्या तुम वाकई उसे नहीं अपनाओगे? नहीं, मेरे नज़दीक उसका वजूद कोई अहमियत नहीं रखता, और आप बेफिक्र रहे। मैं उसे किसी जुल्म सितम का निशाना नहीं बनाऊंगा। बस 1 साल ही की तो बात है, कर लूँगा बर्दाश्त। तुम इतना मनफी क्यों सोच रहे हो? सवेरा को एक मौका देकर तो देखो। यकीन करो, वो एक वफादार बीवी साबित होगी, तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देगी। आप प्लीज़ मुझे सब्ज़ बाग दिखाना बंद करें। मुझे किसी वफादार टाइप बीवी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए बराए मेहरबानी मुझे कायल करने की कोशिश मत करें। शाहू, इतना गुरूर अच्छा नहीं होता। देखना, एक दिन तुम्हारी ज़िंदगी में उसकी बहुत अहम जगह बन जाएगी। तुम्हें ना चाहते हुए भी उससे मोहब्बत हो जाएगी। फिर मैं देखूंगी कि तुम कैसे मोहब्बत से मुंह मोड़ोगे। डरो उस वक्त से जब तुम सवेरा से मोहब्बत की भीख मांगोगे। सीरियसली आपी, आप मुझे बहुत अंडरस्टिमेट कर रही हैं। बहरहाल, आपकी इत्तला के लिए मैं अपनी वाइफ टू बी सिलेक्ट कर चुका हूँ। अभी वो बात कर ही रहा था जब ड्राइवर ने गाड़ी एयरपोर्ट एंट्रेंस पर रोकी। सर, एयरपोर्ट आ गया है। बावर्दी ड्राइवर ने उतरकर दरवाज़ा खोला। उसने फ़ोन बंद किया और बड़े इत्मीनान से कंधे पर ट्रेवल बैग लिए हाथ में ब्रीफकेस लेकर नीचे उतरा। सन ग्लासेस आंखों पर लगाए और बड़े बड़े कदम उठाता अंदर दाखिल हो गया। हेथ्रो दुनिया का एक मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट, जहाँ मिनट मिनट पर फ्लाइट्स लैंड और टेक ऑफ करती है, यहाँ हम वक्त एक गहमा गहमी सी नज़र आती है। हर कोई अपने आप में मगन, तेज़ रफ्तारी से अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। वो तमाम सिक्योरिटी मराहिल से गुजरने के बाद अब आराम से अपना कोट उतारकर आस्तीनें फोल्ड करके वेटिंग लाउंज में बैठकर अपने ब्रीफकेस से लैपटॉप निकालकर ईमेल्स करने में मसरूफ था, जब उसे अपने शाने पर किसी का हाथ का लम्स महसूस हुआ। उर्वा इंतहाई गुस्से में घर वापस आई थी। शहरियार की सेक्रेटरी से उसका ट्रेवल प्रोग्राम, फ्लाइट डिटेलिंग लेकर अपनी ऑनलाइन टिकट बुक करवा चुकी थी।
और अपने डैड से जिद करके अब एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार खड़ी थी। उसकी मॉम ने उसे आखिरी लम्हे तक समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं मानी। उर्वा डार्लिंग, एक बार फिर सोच लो, तुम पाकिस्तान में कैसे रहोगी? 2 दिन भी नहीं टिक सकोगी उधर। मॉम प्लीज, मैं किसी भी कीमत पर शहरी को उधर अकेला नहीं जाने दे सकती। आप तो मुझे समझे, उसने संजीदगी से कहा। तुम आज तक पाकिस्तान नहीं गई हो, उधर का माहौल बहुत अलग है। आखिर तुम उधर कैसे रहोगी? जरा सी धूल तुम्हें बर्दाश्त नहीं होती, और उधर तो। मॉम प्लीज, उर्वा ने उन्हें टोका। मैं कोई उधर रहने नहीं जा रही, बस शेरी के पेरेंट्स से मिलकर उसे अपने साथ लेकर वापस ले आऊंगी। उर्वा ने दो टोक लहजे में कहा। वो अपनी मॉम के गाल चूमती डैड को बाय कहती बाहर निकल गई, जहां उसके डैड का ड्राइवर उसे एयरपोर्ट लेके जाने के लिए तैयार खड़ा था। एयरपोर्ट पहुंचकर वो तमाम सिक्योरिटी मराहल से गुजरने के बाद अब वेटिंग लाउंज में शहरियार को ढूंढ रही थी, जब उसकी नज़र शहरियार पर पड़ी, जो सामने ही सोफे पर बैठा लैपटॉप पर मसरूफ था। वो उसे देखकर ठिठक सी गई। जेल से सेट किए हुए घने बाल, वजह चेहरे पर संजीदगी लिए वो दूर से भी लाखों में एक नज़र आ रहा था। उसने अपने बालों पर हाथ फेर कर दुरुस्त किया। पर्स में से ग्लोव्स निकालकर खुद को फ्रेश अप करने के बाद वो शहरयार की जानिब बढ़ी। करीब पहुंचकर उसके शाने पर हाथ रखा ही था कि वह तेजी से पलटा। उर्वा, तुम? शहरयार की आंखों में नागवारी उमड़ आई। क्यों, क्या हुआ? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? उर्वा उसके सामने आकर बोली। उर्वा, सीरियसली इट्स टू मच। मैं काम से जा रहा हूँ, फन ट्रिप पर नहीं जो तुम मेरे साथ चलो। हर बात की हद होती है, वो गुस्सा दबाते हुए बोला। शहरियार, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मुझे डर लगता है, सुना है देसी पेरेंट्स बहुत खतरनाक होते हैं। अगर तुम्हारे पापा ने तुम्हारी ज़बरदस्ती शादी कर दी तो मैं तो मर जाऊंगी ना। उसका लहजा भरा गया। सो इट मीन्स डू यू डोंट ट्रस्ट मी? वो सद लहजे में बोला। ऐसा मत कहो, ट्रस्ट करती हूँ, बहुत ट्रस्ट करती हूँ, जभी तो किसी भी रिश्ते के बगैर तुम्हारी राह पर चल रही हूँ। उसने शहरियार के कंधे पर सर रखा। जीन्स शर्ट में मलबूस सुनहरे बालों को पृष्ठ पर बिखराए वो लॉन्च में बैठे लोगों की तवज्जो खींच रही थी। शहरियार के चेहरे पर नागवारी की रमक सी चमकी। क्या तुम्हें मेरी परेशानी का भी कुछ अंदाज़ा है? मुझे बिजनेस मीटिंग अटेंड करनी है इस्तांबुल में, उसके बाद फ़ौरन पाकिस्तान रवानगी है। मुझे अपने बाबा को अस्पताल में देखना है, उनको इलाज के लिए साथ लाने की कोशिश करनी है। एक तो इधर पहले ही सारे लोग बहुत कंजर्वेटिव हैं, ऊपर से बगैर शादी के किसी लड़की का इस तरह मेरे साथ आना तो तुम मेरे लिए सिर्फ और प्रॉब्लम्स खड़ी करोगी। शहरियार उसे खुद से अलग करते हुए बोला। सच कहो, तुम्हें मेरा अपने साथ आना बुरा लग रहा है ना? यही बात है ना? उर्वा की सब आंखों में नमी उमड़ आई। तुम अच्छी तरह जानती हो ऐसी बात नहीं है। मेरी तुमसे कमिटमेंट है और मैं कमिटमेंट निभाने वाला बंदा हूँ। चलो अपना सामान समेटो, बोर्डिंग अनाउंस हो रही है। वो लैपटॉप बंद करके बैग में डालते हुए अपना कोट उठाकर सीधा खड़ा हो गया। शाह बीबी, अगर वो 1 साल बाद भी नाराज़ी हुआ तो? जाहिदा के लहजे में अंदेशे थे। जी शाह बीबी, आप एक बार फिर सोच लें। ऐसा ना हो साल बाद उसने अगर सवेरा को खुदा ना खास्ता छोड़ दिया तो? रुखसार भी फिक्रमंद थी। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बात खानदान के शुमला को ऊंचा रखने के लिए ज़रूरी थी। वैसे भी शाहू की रगों में हमारा खानदानी खून दौड़ रहा है। जब एक बार शादी हो जाएगी तो फिर कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उससे मुंसलिक औरत उसकी इज्जत को कोई ऐरा गैरा देखे। दूसरी शादी ब्याह करना तो बहुत दूर की बात है। उसकी गैरत उसे कभी भी ऐसा फैसला लेने नहीं देगी। शाह बीबी के लहजे में मजबूती थी, मान था, लेकिन सवेरा के वजूद को तो उसने निकाह के बाद भी तस्लीम नहीं किया था। वो तो उसे पहले दिन से छोड़ने का रट लगाए बैठा है। आप देख ले शाह बीबी, कहीं फिर हमारी तरफ से ज्यादती ना हो जाए, जाहिदा ने संजीदगी से बोली। इसीलिए तो हमने ये फैसला किया है, जब तक वो सवेरा को देखेगा नहीं, जानेगा नहीं, तो फैसला कैसे करेगा? 1 साल तो कुछ नहीं होता, बस एक लम्हे की ज़रूरत होती है मोहब्बत को वही बनकर दिल में उतरने के लिए। और मुझे पूरा यकीन है शाहू के दिल में एक दिन सवेरा राज करेगी। शाह बीबी ने रसान से समझाते कहा। सवेरा जो सबको रात के खाने के लिए बुलाने आई थी, अंदर से आती आवाज़ों को सुनकर अपनी जगह मुंजमिद सी हो गई। ये किस्मत उसके साथ कैसा खेल खेल रही थी। उसकी सगी दादी उसे 1 साल के लिए दाव पर लगा रही थी। वो चुपचाप पलट गई और माई को अंदर खाने के लिए सबको बुलाने के लिए भेजकर खुद मेज़ लगाने लगी। फरजाना फुप्पू अस्पताल में बाबा साई के पास थी। बाकी सब अफराद
अफराद रात के खाने के लिए मेज़ पर मौजूद थे। सवेरा भी चुपचाप सर झुकाए बेदिली से प्लेट में चमचा हिला रही थी जब शाह बीबी की आवाज़ गूंजी, ठीक 2 रोज़ बाद शाहू वापस आ रहा है। उसके आते ही हम सवेरा की रुखसती कर देंगे। जाहिदा, तुम मेहमानों की लिस्ट बना लो और रुखसार, तुम शाहू का कमरा खुलवाकर दुरुस्त करवा लो। बाकी आप मर्द हजरात कल अस्पताल चलें और सलीम से मशवरा करके तैयारी शुरू करें। साथ ही साथ सवेरा का पासपोर्ट और वीज़ा करवाएं। उन्होंने ऐलान करने के साथ ही साथ सब में काम बांट दिए। रात का वक्त था। सब खाना खाने के बाद अपने अपने कमरों में जा चुके थे। जाहिदा ताई और रुखसार आपी शाह बीबी के साथ उनके कमरे में चली गई थी। वो सारे काम समेटकर चुपचाप चलती हुई बाहर निकल आई। बड़े सहन में बड़े से शहर में आते ही ठंडी ठंडी हवा के झोंके उससे टकराए। मौसम सर्द था। हल्की हल्की फुहार बरस रही थी। वो चुपचाप सहन में बिछी चारपाई पर बैठ गई। उसके वजूद पर उदासी सी छाई हुई थी। एक अजीब सी यासियत ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। माँ जैसी ताई अम्मी का बदलता रवैया उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। खुद साख्ता अना उसे बहुत तेज़ी से हर रिश्ते से दूर कर रही थी। उसका जहन शदीद किस्म से की टूट फूट का शिकार था। सर दर्द से फटा जा रहा था। दिल भर आया था। काली सियाह आंखें बरस रही थी। वो सब कुछ खुद पर सह रही थी। काश बाबा आप जिंदा होते तो ऐसा कभी नहीं होता। इतनी जिल्लत, अल्लाह मियाँ मुझे मेरे बाबा के पास भेज दे। वो रो पड़ी थी। ठंड उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। पे दर पे छींकें आनी शुरू हो चुकी थी। वो हिम्मत करके उठी और अंदर अपने कमरे की जानिब बढ़ी। कमरे में दाखिल होकर वो खुद को सर से पैर तक लिहाफ में पैक करके लेट गई थी। मगर सर्दी कम नहीं हुई। उसका पूरा वजूद सर्दी से कांप रहा था। सवेरा, उठो, जल्दी से दूध पी लो। तुमने खाना भी ढंग से नहीं खाया आज। रुखसार कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई थी कि उसके लिहाफ में पैक वजूद को देखकर करीब आई। सर से लिहाफ उठाया तो उसका तपता हुआ सुर्ख चेहरा देखकर चौंक गई। चलिए जी, स्टोरी को यहाँ पर स्टॉप करते हैं। बहुत जल्द इसका अगला एपिसोड भी देने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं इसके आगे वाले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।